हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, उसका दूसरा वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। मेरा यहाँ प्रयास है कि कैसे हिस्ट्री पढ़ना और समझना इजी बनाया जाए। अक्सर लोगों को कहते सुना है, इतिहास बहुत बोझिल है। मेरा मानना है ये बोझिल है नहीं, इसे बोझिल बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जिन लोगों ने भी इतिहास को पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने बच्चों के लेवल को ना देखा, ना तो उन्होंने सीबीएसई का सिलेबस देखा। बस जो ज्ञान उनके पास था, उन सबको उन्होंने परोसना शुरू किया, चाहे वो एमए लेवल का हो, पीएचडी लेवल का हो। यहाँ तक कि उन्होंने इसी माध्यम से बच्चों को आईएएस की तैयारी कराना शुरू कर दिया। मेरा यहाँ छोटा सा प्रयास है कि हम बच्चों को जो उनके सीबीएसई और एनसीईआरटी बुक्स का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, उसके अनुसार पैराग्राफ वाइज किस तरीके से उन्हें बुक चैप्टर समझने में मदद किया जाए और किस तरीके से उन्हें एक एक करके एक एक पैराग्राफ में कैसा क्वेश्चन बनता है वो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आइए, मेरा दावा है अगर आप मेरे साथ इन वीडियोस को देखते रहे, कंटिन्यूअस रहे, देन 4 महीने के अंदर अंदर आप इस कोर्स को पूरा कर पाएंगे और मोर देन 90% मार्क्स आप ला सकेंगे। जिन लोगों में पहले से कुछ दमखम है, वो तो 95 प्लस जा सकते हैं। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है और मैंने ऐसा बच्चों को करते देखा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पोर्शन से बनता है। वो है कि हड़प्पा के लोगों को क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल था, वो कौन कौन सा रॉ मटेरियल था और उन रॉ मटेरियल्स को वो कैसे प्राप्त करते थे। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स को देखें तो एक चानहुद्रो नाम आता है, फेमस है, जो केवल 7 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, जबकि मोहनजोदाड़ो जिसे हम लोगों ने कल देखा वो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये जो चानहुदड़ो था, ये इंक्लूसिवली बीड्स प्रोडक्शन, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग के लिए फेमस था। यहाँ जो कुछ भी मटेरियल्स यूज होता था, जिसमें आप देखेंगे स्टोन लाइक कार्नेलियन यानी कलर्ड रेड स्टोन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेक्टाइट, मेटल लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सेल, फेंस एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले। कुछ जो बीड्स थे वे 2 या 2 से अधिक पत्थरों को मिलाकर बनाए गए थे। कुछ में तो स्टोन के साथ गोल्ड कैप भी लगा मिला है। अगर हम इन क्राफ्ट्स के शेप साइज की बात करें तो बहुत प्रकार के शेप साइज वहाँ के जो अवशेष मिले हैं उनसे देखने को मिलता है। डिस्क शेप्ड बीड्स, सिलेंड्रिकल शेप्स, स्फेरिकल शेप्स, बैरल शेप, सेगमेंटेड, कुछ में तो डेकोरेशन भी किया हुआ है, इंसीजिंग की हुई है, इनलेइंग की हुई है, पेंटिंग किया हुआ है और अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस भी बनाए हुए हैं। तस्वीर पे आपको एक गार्लैंड्स दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बीड्स लगे हैं और बीड्स के अलग अलग प्रकार भी दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बीड्स मेकिंग टूल्स में से एक टूल्स है। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स वो डिफर वो करता था अकॉर्डिंग टू मटेरियल। फॉर एग्जांपल जो स्टेक्टाइट स्टोन है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको बहुत इजीली उसमें काम किया जा सकता है।
इसका जो बीड्स बनाना है वो बहुत आसान होता है। उसके पाउडर की पेस्ट बना करके उसे इच्छानुसार मोल्ड किया जा सकता था, इच्छानुसार उसे रूप रंग आकार दिया जा सकता था। इससे बहुत वेराइटीज़ का शेप, जैसे ज्योमेट्रिकल शेप ना हो तो भी दूसरे शेप भी इससे दिया जा सकता था। टेक्निक फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द materials. Archaeologist experiments have revealed that the red stone of Carlinia was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. यानी जो कार्लिनियन से रेड कलर का बीड्स बनाया जाता था, वो येलोइश कलर का जो कार्लिनियन होता था उसको अलग अलग स्टेज में आग से फायरिंग कर करके, आपने देखा होगा सुनार के यहाँ सोने चांदी का दुकान में लोग कारीगर को सोने चांदी का काम करते हुए देखा होगा। लैंप जला करके वो फायरिंग अपने पॉफिंग के माध्यम से कंट्रोल्ड वे में फायरिंग करते हैं और इस तरीके से रेड कलर कार्नेलियन पाया जा सकता था। नूडल्स वेयर चिप्ड इनटू रफ शेप। पहले जो नूडल्स होते थे उनको रफ शेप में काट लिया जाता था, फिर बाद में उनकी फ्लैंकिंग की जाती थी और फिर फाइनल फॉर्म में उन्हें लाया जाता था। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और फिर उसे फाइनल शेप देने का काम अलग स्टेज में किया जाता था। इसी तरीके से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते थे चान्हुदड़ो से बड़े सेंटर्स में जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इत्यादि जाते थे। ये कुछ पॉट्स के नमूने हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटर्स से मिला है। इस पोर्शन से जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो है हाउ सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन कुड बी आइडेंटिफाइड। अगर कोई जगह है जहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो चान्हुदड़ो है वो स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ही वो शहर था, छोटा शहर था लेकिन क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत स्पेशलिस्ट लोग वहाँ रहते थे। तो वैसे ही क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर कोई शहर रहा होगा या कोई जगह रहा होगा, इसको हम कैसे पहचाने? इसको पहचानने के लिए बहुत सारे टेक्निक आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहला टेक्निक है जो आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, वो देखते हैं कि रॉ मटेरियल जो उस चीज़ को बनाने के लिए है वो अगर कहीं पे अवेलेबल है तो शायद से वो क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर रहा होगा। जैसे अगर रॉ मटेरियल्स में देखें तो स्टोन, नूडल्स, होलसेल्स, कॉपर ओर्स, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स या रिजेक्टेड और जो वेस्ट मटेरियल है वो अगर कहीं पे अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि वहाँ वो क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता होगा और इसीलिए इन सारी चीज़ों का अवशेष वहाँ पे मिला है। अगर जो हम एनालाइज करें, सबसे अच्छा तरीका है कि वेस्ट मटेरियल वो बताता है कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता था और ये जो अवशेष है वो वहीं पे डिस्कार्ड कर दिया गया, छोड़ दिया गया। मान लीजिए सेल की कटिंग होती है और उससे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उनके जो पीसेस हैं, उनका जो मटेरियल्स है जो कट छट करके अवशेष के रूप में बच जाता है वो वहीं इधर उधर कहीं डंप कर दिया जाता है। इस तरीके से उस जगह को जहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल मिला हो, तो ये दूसरा टेक्निक हो गया कि हम कह सकते हैं कि वो क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर रहा होगा। कभी कभी जो लार्जर वेस्ट पीसेस होते थे जिसमें आप देखेंगे उससे स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स बनाने का काम करते थे। जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं वो बड़े जो वेस्ट मटेरियल है उससे वो बनाने का काम करते थे। इनका पाया जाना भी, बड़े बड़े वेस्ट मटेरियल्स का पाया जाना भी जो छोटे और स्पेशलाइज्ड सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन था उनके आसपास ये मिले हैं। लार्ज सिटीज़ में ये सेंटर ऑफ प्रोडक्शंस कम मिले हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ ये क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स ज़्यादा मिले हैं।
इसी संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आगे का पोर्शन से वो है विच स्ट्रेटजीज वेयर अडॉप्टेड फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के काल में रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाती थी, कौन कौन सा तरीका अपनाया जाता था, किस तरीके से ये रॉ मटेरियल्स जहाँ वो अवेलेबल हैं वहाँ से प्रोडक्शन सेंटर तक लाया जाता था। ये क्वेश्चन फेमस है और आता है बोर्ड में अक्सर। तो बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ मटेरियल्स जो क्राफ्ट प्रोडक्शन में लगते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऑब्टेन करते थे। कुछ मटेरियल्स जैसे क्ले, ये तो लोकली अवेलेबल था। स्टोन, टिम्बर, मेटल, जो भी इस एलुवियल प्लेन में या उनके आसपास के एरिया में लोकली मिलते थे, वहाँ से ये इन चीज़ों को प्राप्त करते थे। एक टेराकोटा मॉडल मिला है बुल्लॉक कार्ट का, इससे ये इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं कि शायद से इसका यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग करते होंगे और दूर जगह से भी रॉ मटेरियल लाते होंगे। तीसरा है रिवराइन रूट्स, नदी मार्ग से भी कुछ जो कोस्टल रूट्स हैं, समुद्री किनारे का स्थान है, वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने का एक सेंटर के रूप में काम करता था। इसके भी कुछ प्रमाण वहाँ मिलते हैं। हड़प्पा के लोग जो क्राफ्ट प्रोडक्शंस था उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसको प्राप्त करने के लिए और भी दूसरा दूसरा टेक्निक अपनाते थे। जैसे दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट जैसे सेटलमेंट वो कहाँ एस्टेब्लिश कर दिए, जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा था, ताकि वहाँ से इसको भेजा जा सके। जहाँ इसका ज़रूरत है, जहाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है, वहाँ इसको भेजा जा सके। दूसरा एक साइट है सुरतगाई जो अफ़गानिस्तान में है। ये लेपिस लजौली का बेस्ट सोर्स था, जो ब्लू कलर स्टोन है। इसका बहुत तो वैल्यू था उस समय, इसकी बहुत कीमत थी और ये ऑब्टेन किया जाता था सुरतगाई से। अब आप लोथल को देखें तो ये नियर द सोर्स ऑफ कार्नेलियन है। लोथल गुजरात में है, भरूच के नज़दीक है। स्टेक्टाइट जो मटेरियल है वो राजस्थान और गुजरात, साउदर्न राजस्थान और नॉर्दर्न गुजरात से प्राप्त होता था। इसी तरीके से कॉपर जो मेटल है वो राजस्थान से प्राप्त होता था। जो कॉपर पाने के लिए ऐसा था कि लोग खोजी दल भेजते थे, एक्सपेडिशंस भेजते थे कि राजस्थान से वो कॉपर और साउथ इंडिया से गोल्ड प्राप्त। तरीके से एक्सपेडिशन भेजना, खोजी दल भेजना और वहाँ से इन मटेरियल्स को प्राप्त करना, ये भी एक टेक्निक था हड़प्पन सभ्यता के लोगों को रॉ मटेरियल पाने का। कभी कभी जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो स्टेटाइट स्टोन से बने हुए हैं, माइक्रोबीट्स हैं, वो इंडिकेट करता है कि वो दूसरे दूसरे जगहों में भी, दूसरे दूसरे सभ्यता केंद्रों में भी ये देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि शायद से इंडस वैली सिविलाइजेशन का उन सभ्यता केंद्रों से संपर्क रहा होगा, यानी वहाँ से भी इन चीज़ों का वो आदान प्रदान करते होंगे। खेतरी एरिया में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई है, जिसमें आप जनेश्वर जोधपुर कल्चर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जो नॉन हड़प्पन पॉटरी है वो वहाँ पे मिला है। कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं। ऐसा जान पड़ता है इस रीजन से लोग कॉपर की सप्लाई हड़प्पा को करते होंगे, हड़प्पा क्षेत्रों को करते होंगे। इस तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के टेक्निक यूज़ होते थे। अभी आप
एक मानचित्र देख रहे हैं, मानचित्र में वो स्पष्ट आ नहीं पाया है। कई जगह हैं जहां से होकर के हड़प्पा का सामान जाता था। दिलमन, मगन, मेसोपोटामिया, मेलुहा, इन सारे चीज़ों के बारे में अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट पोर्शन से जो क्वेश्चन बनता है वो है, हाउ यू कैन से दैट हड़प्पन पीपल हैड कांटेक्ट विथ डिस्टेंट लैंड। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों को दूर देश के लोगों के साथ संपर्क रहा होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। आइए इसको हमने लॉन्ग आंसर टाइप में भी तैयार किया है। जो रिसेंट का आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है, उसकी जो फाइंडिंग्स है, वो उससे जो कुछ इन्फ्रेंस निकाला गया है, वो इसमें ये देखा गया कि कॉपर जो शायद से ओमान से आता होगा, जो साउथ ईस्टर्न टिप्स ऑफ अरेबियन पेनिनसुला में स्थित है ओमान। इसका जो केमिकल एनालिसिस किया गया है, इससे ये पता चलता है कि जो ओमानी कॉपर है और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में जो कॉपर का ऑब्जेक्ट्स मिला है, उसमें जो ट्रेसेस ऑफ निकल्स हैं वो सेम रेशियो में मिलते हैं। इससे ये लगता है कि शायद से उनका कॉमन ओरिजिन रहा होगा, कॉमन प्लेस से वो आते होंगे। दूसरा अगर हम प्रमाण देखें तो दूसरा है डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल्स, अ लार्ज हड़प्पन जार, जो ब्लैक कोटेड जार हड़प्पा का फेमस आर्टिफैक्ट्स था। ये ओमानी साइट्स में पाया गया है। ये थिकली कोटेड है, ऊपर से कोटिंग की गई है ताकि कोई जो लिक्विड अगर उसमें रखा जाए तो परकोलेट होकर के वो रिस्क करके बाहर ना आ जाए, इसको बचाने के लिए। ये जार हड़प्पा के साइट का है, का फेमस आर्टिफैक्ट्स है और इसका ओमान में पाया जाना, हमें ये तो नहीं पता है कि इसमें किन चीज़ों का वो एक्सपोर्ट करते थे, किन कौन सा चीज़ इसमें ले जाया जाता था, लेकिन वहाँ इसका पाया जाना ये ज़रूर साबित करता है कि शायद से जो हम ओमान से कॉपर लेते थे तो उसके बदले हम इन जार में कुछ सामान, कुछ सामग्री एक्सपोर्ट करते थे। बड़ी मज़ेदार बात है, मेसोपोटामिया की टेक्स्ट में जो 3rd मिलेनियम BCE का है, उसमें एक रेफरेंस है कि जो कॉपर है उनके यहाँ वो एक रीजन से आता था जो जिसका नाम मगन मेसोपोटामियन टेक्स्ट में लिखा गया है। शायद से ये मगन ओमान ही था जहाँ से शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी कॉपर मेटल्स जाता था। और जिसका जो यहाँ इन दोनों जगहों में जो भी आर्टिफैक्ट्स बने हुए हैं उनमें जो निकल का ट्रेसेस है वो एक जैसा है। इस तरीके से हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों का संपर्क मेसोपोटामिया के लोगों से भी रहा होगा। दूसरा जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है जो सजेस्ट करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कांटेक्ट था हड़प्पा के लोगों का, वो है हड़प्पा का सील, वेट्स, डिस्क एंड बीड्स का बड़े पैमाने पे दूसरे जगहों में पाया जाना, दूसरे सभ्यता केंद्रों में पाया जाना। ये भी इस बात का सबूत है कि हड़प्पा के लोगों का दूसरे देशों के साथ भी व्यापार होता होगा। इस संदर्भ में ये हड़प्पा के टेक्स्ट में जो एक चीज़ मेंशन है उसको यहाँ पे उद्धृत करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक नाम है दिलमन, शायद से ये बहरीन का जो आइलैंड है उसे दिलमन कहा गया है। दिलमन, मगन एंड मेलुहा, इन शब्दों का जिक्र है। मगन आपने देखा ओमान को कहा गया, दिलमन बहरीन को कहा गया, और शायद से ये जो मेलुहा है ये शायद से हड़प्पन रीजन को के बारे में उन्होंने चर्चा की है। इसका हम कहाँ से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो मेलुहा शब्द है वो हड़प्पा के लिए मेंशन किया गया है। ये
उसमें ये मेंशन किया गया है, दे मेंशन द प्रोडक्ट फ्रॉम मेलुहा, कार्नेलियन, लैपिस lazuli, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटीज ऑफ वुड्स कमिंग फ्रॉम मेलुहा। इस बात की चर्चा है उनके टेक्स्ट में, उनका टेक्स्ट पढ़ा जा चुका है। तो इसमें हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनके टेक्स्ट में ऐसा लिखा है कि मेलुहा से ये चीज़ आता था, और संभवतः ये मेलुहा मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो टेक्स्ट में लिखा है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ही लिखा है। एक मेसोपोटामियन मिथ्स के अनुसार वो उस मिथ्स में लिखा है, मेलुहा मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, आपका जो ये पक्षी है वो हाजा पक्षी हो। मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस, इसकी जो आवाज़ है, इस हाजा बर्ड की जो आवाज़ है वो हमारे रॉयल पैलेस में, राजा के महल में भी सुनाई दे। कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि शायद से ये जो हाजा बर्ड है वो पिकॉक है, दैट वाज यूनिक टू बी फाउंड इन इंडिया और इन हड़प्पन रीजन, और शायद से इसी के शब्द को वो वहाँ सुनाना चाहते हैं। यानी ये भी हमें बताता है कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइज संपर्क था। कम्युनिकेशन ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया था के साथ था, वो समुद्री मार्ग से था, क्योंकि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुहा को एज ए लैंड ऑफ सी फेरर्स कहा गया, समुद्री व्यापार करने वालों का जगह, समुद्री मार्ग से ट्रेड करने वालों का जगह मेलुहा को कहा गया है। इसके अलावा हम जो कुछ पाते हैं, हमें डिपिक्शन ऑफ शिप एंड बोट्स भी मिलता है मेसोपोटामियन सील्स के ऊपर। ये भी इस बात को इंडिकेट करता है, ये देखिए उसका सील है जिसके ऊपर बोट का फिगर बना हुआ है। ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि शायद से समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता होगा, और इस माध्यम से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का संपर्क दूसरे देशों के सभ्यता केंद्रों से, खास करके मेसोपोटामिया से रहा होगा। आगे बढ़ते हुए एक और प्रमाण जो इस बात की ओर इशारा करता है, ये पर्शियन राउंड पर्शियन गल्फ सील फाउंड इन बहरीन, ये बहरीन में मिला है। इसमें हड़प्पन मोटिव्स आप ने देखा, शुरू में जो हम लोगों ने देखा था सील, जो हड़प्पन सील दिखाया गया था उसमें भी एनिमल मोटिव्स था, और इसी तरीके का कुछ ऊपर में साइन लिखा हुआ था, कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। ये पर्शियन सील में भी देखने को मिलता है। हड़प्पन मोटिव्स वहाँ है। इंटरेस्टिंगली लोकल दिलमन वेट्स फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड, दिलमन में जो बटखरे मिले हैं, वाट बाट मिले हैं जिनसे कि वो वज़न करते थे, वो हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बटखरे से मिलते जुलते हैं। ये भी इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा के लोगों का दूर देश के लोगों के साथ संपर्क रहा होगा। एक और चीज़ यहाँ आप देखें, तो मेसोपोटामिया का में सिलेंड्रिकल सेल मिलता है, जो आपने क्लास 11 में देखा है, सिलेंड्रिकल सेल वहाँ पे मिलता था। ये इस सिलेंड्रिकल सेल में भी इंडिया का जो हम्प्ड बुल है वो दिखाया गया है ना। इसमें भी एनिमल मोटिव्स दिख रहा है, शायद से यह भी इंडस रीजन से भी उन्होंने डिराइव किया होगा। ये सारे तथ्य हैं जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का संपर्क दूर देशों के साथ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जो अगला पोर्शन है उसमें सील एंड सीलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट इन ब्रीफ अबाउट हड़प्पन सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स मोहरें, स्टैम्प, एंड सीलिंग्स किसी चीज़ को सी
सील करने के बाद जो स्टैंपिंग करते हैं वो सीलिंग कहलाता है। किसी चीज़ को पैक करने के बाद जो स्टैंपिंग करते हैं वो सीलिंग कहलाता है। इनका यूज़ बड़े पैमाने पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। इनका यूज से हम लोग इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि शायद से ये सीलिंग का जो यूज़ करते होंगे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड या लॉन्ग डिस्टेंस में किसी चीज़ को भेजने के लिए जो कम्युनिकेशन करते हैं, इस चीज़ की ओर इशारा करता है। कहता है कि अगर एक बैग में एक सामान भर दिया जाए और उसे एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाए, उसके उस बैग का जो मुंह है उसको अच्छे से बांध दिया जाए रस्सी की मदद से, और रस्सी की जो गांठ है उसके ऊपर अगर गीली मिट्टी या और कोई चीज़ लगा करके उसके ऊपर स्टैंपिंग किया जाए, उसके ऊपर सील लगाया जाए, और वो बैग इंटैक्ट बिना टेम्पर्ड हुए, बिना उसे कोई खोले छेड़छाड़ किए दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो ये एक तरीके से गारंटी होती है कि वो जो सामान है जिस किसी भी सेंडर ने उसको भेजा है, उसका सील उसी का प्रमाण होता है कि सेंडर कौन भेजने वाला है, और जहां भेजा है वहां तक वो सामान सुरक्षित पहुंच गया है, विदाउट एनी टेम्परिंग वो वहां तक पहुंच गया है। दूसरा क्वेश्चन जो आगे के पोर्शन से बनता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट। क्वेश्चन है व्हाई हड़प्पन स्क्रिप्ट इज कॉल्ड एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। राइट इन ब्रीफ अबाउट हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पा के स्क्रिप्ट को रहस्यमयी स्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब तक वो पढ़ा नहीं जा चुका है ना। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसे आज तक हम लोग डिसिफर नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसको एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट कहते हैं। हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस जो हड़प्पा रीजन्स में मिला है, उसमें जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है उसमें 26 साइंस हैं, केवल 26। जो भी हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसको अगर स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि इट इज़ नॉट अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल यानी हर एक जो साइन है वो किसी वॉवेल या किसी कॉन्सोनेंट के लिए स्टैंड करे, ऐसा नहीं जान पड़ता। इट हैज जस्ट टू मैनी साइंस, बहुत सारे साइंस हैं, लगभग 375 से लेकर 400 साइन तक इसमें है। इट इज apparent दैट द स्क्रिप्ट was written from right to left। आप लेफ्ट टू राइट लिखते हैं तो लेफ्ट में मार्जिन छोड़ते हैं, यहाँ पे मार्जिन राइट साइड में छुटा हुआ है, लेफ्ट में वो जहाँ तक लिख मार्जिन नहीं है। दैट इंडिकेट्स दैट द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स वेर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइटिंग्स जो हड़प्पन है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे मिले हैं, जैसे हड़प्पा की सील पे मिला है, कॉपर टूल्स पे मिला है, रिम ऑफ द जार्स पे मिला, कॉपर प्लेट्स पे मिला है, टेराकोटा टैबलेट्स पे मिला है, ज्वेलरी पे मिला है, बोन्स रॉड पे भी मिला है, एंड इवन साइन बोर्ड के रूप में भी मिला है। कुछ ऐसी चीज़ें भी रही होंगी जो पेरिसेबल मटेरियल के बने हैं, जैसे लकड़ी इत्यादि, तो वो तो नष्ट हो चुके हैं, उसका अवशेष बचा नहीं है, तो शायद से जो पेरिसेबल मटेरियल है उसके ऊपर भी वो लिखते होंगे। ये सारा चीज़ इंडिकेट करता है कि शायद से वाइड स्प्रेड लिटरेसी रही होगी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। नहीं तो जार पे लिखने का, नहीं तो टूल्स पे लिखने का, है ना, कॉपर प्लेट्स पे लिखने का, टैबलेट्स पे लिखने का, ज्वेलरी पे लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये इस बात की ओर सीधा इशारा करता है कि उनके यहाँ लिटरेसी वाइड स्प्रेड रही होगी। छोटा छोटा क्वेश्चन है आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ अबाउट द हड़प्पन वेट्स। हड़प्पा के जो बाट हैं, बटखरे हैं, वेगिंग करने के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं, उनके बारे में। हड़प्पन कल्चर के लोगों का दूसरे जगह से या अपने ही कल्चर के लोगों से एक दूसरे से एक्सचेंज होता होगा। वो एक्सचेंज बहुत सावधान
सोची समझी हुई व्यवस्थित तरीके से होती थी। बहुत बड़े पैमाने पे वेट्स का मिलना, जो चेट स्टोन का बना हुआ है, जो जनरली क्यूबिकल है, इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं किया गया है, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद इसका उपयोग बड़े पैमाने पे लोग करते होंगे। जो इसका लोअर डिनोमिनेशन है वो बाइनरी है, यानी 1 2 4 8 16 32 इस तरह से लेकर के 12,800 तक का ये डिनोमिनेशन मिला है। लेकिन जो हायर डिनोमिनेशन है वो शायद से डेसिमल सिस्टम को फॉलो करता था, यानी डेसिमल सिस्टम और ये बाइनरी सिस्टम दोनों सिस्टम यूज होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। जो स्मॉलेस्ट वेट्स है शायद से उसका उपयोग ज्वेलरी या बीड्स इत्यादि को वेट करने के लिए किया जाता होगा, जैसा कि आजकल भी हम लोग गोल्ड स्मिथ की दुकानों में, सुनार की दुकानों में देखते हैं। सोना चांदी हीरा जवाहरात इन सब को वजन करने के लिए वो छोटे छोटे वेट्स को यूज करते हैं। एक मेटल स्केल पैन पाया गया है, मेटल का बना हुआ तराजू पाया गया है। ये भी इस बात की ओर इंगित इशारा करता है कि वहाँ इसके बारे में भी लोगों को जानकारी रही होगी, लोग तराजू और बटखरे का उपयोग करते होंगे। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द functions that may have been performed by rulers in हड़प्पन सोसाइटी। हड़प्पा समाज में जो हड़प्पा के रूलर्स रहे होंगे वो कौन कौन सा फंक्शन, कौन कौन सा काम करते होंगे, उनके बारे में हम कैसे जानते हैं, कहाँ से जानते हैं। कोई लिखित प्रमाण तो है नहीं, हमने उनके स्क्रिप्ट को तो आज तक डिसिफर नहीं किया, तो हम फिर उनके बारे में कैसे जानते हैं, आइए जानने का कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आइए समझने का कोशिश करते हैं। ये जो भी हड़प्पन सिटी का जो टाउन प्लान देखते हैं, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, सिमेट्रिकल यूज ऑफ ड्रेन्स, स्ट्रीट्स और स्ट्रीट्स के किनारे किनारे घरों का बनाया जाना, ये सारी चीज़ें ये सिस्टमेटिक ढंग से ये इंडिकेट करता है कि कोई न कोई कम्प्लेक्स डिसीजन लेने वाला रहा होगा हड़प्पन सोसाइटी में, जो इस डिसीजन को लेता होगा और ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करता होगा। आज के समय में जब हम कहते हैं कि आज आधुनिक हो गए, हम मॉडर्न हो गए हैं, आज के समय में भी जो शहर बसते हैं वहाँ तो रूल रेगुलेशन भी होता है, इसके बावजूद भी उसका वायलेशन बहुत होता है। हम जैसे सड़कें, सड़क के किनारे घर बनाना, घर की नालियों को बाहर की नालियों से अटैच करना, ये सिस्टम आज भी यूनिफॉर्मली सब घरों में नहीं देख पाते हैं, नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ ऐसा था। इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक डिसीजन लेने वाला, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने वाली कोई संस्था रही होगी, और जो डिसीजन लेना है, डिसीजन के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने वाली भी संस्था रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो उनमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी है हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में, जो उनकी पॉटरी से, उनके सील से, उनके वेट से और उनके ब्रिक्स से देखने को मिलता है, ये यूनिक है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि ज़रूर कोई न कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने वाला और उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने वाला रहा होगा। अगर हम खास करके बात करें नोटेबली ब्रिक्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का मिला है, चाहे वो जम्मू रीजन से मिला हो या गुजरात रीजन से मिला हो, उन सब में जो यूनिफॉर्मिटी है, उन सब में जो एक यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म रेशियो में जो ये ब्रिक्स बने हुए हैं, उसको देख करके तो यही कहा जा सकता है कि एक ही जगह से बना होगा, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है एक जगह में बने और इतनी बड़ी सभ्यता केंद्र में वो जगह जगह पे ईंटें जाए। अलग अलग क्षेत्रों में बनता होगा, लेकिन फिर भी जो स्टैंडर्ड है उसका, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का, वो यूनिफॉर्म है,
इसका यूनिफॉर्म रूप में पाया जाना इंडिकेट करता है कि निश्चित रूप से वहाँ कोई बड़ी संस्था रही होगी जो इन चीज़ों को रेगुलेट करती होगी, कोई ऐसा शासक वर्ग जरूर रहा होगा जो ऐसे कम्प्लेक्स डिसीजन लेता होगा और उसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी कराता होगा। अगर हम सेटलमेंट्स को देखें तो ये पाते हैं कि जो उनका सेटलमेंट्स है स्ट्रेटेजिकली दे वेयर लोकेटेड इन ए कन्फाइंड एरिया, एक निश्चित स्पेसिफाइड लोकेशन में ही उसको बनाया जाता था। ये डिसीजन भी कोई ना कोई लेता होगा। इसके अलावा अगर हम देखें उस स्पेसिफाइड एरिया में रेज्ड प्लेटफॉर्म पे घर बनाया जाना, तो उसके लिए तो बहुत सारा लेबर लगता होगा। लेबर को मोबिलाइज करते होंगे लोग, है ना। कंस्ट्रक्शन वर्क, इतने मैसिव वॉल बनाए जाते थे, इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाता था। तो ये सब काम बिना प्लानिंग का, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, बिना किसी कंट्रोलर का संभव नहीं जान पड़ता है। हालांकि स्पष्ट हमारे पास जानकारी नहीं है, रिटन प्रूफ नहीं है, तो हम लोग ऐसा कुछ कह नहीं सकते। हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटीज, इन चीज़ों को कौन करता होगा? निश्चित रूप से कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता होगा। जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, उसमें कोई इमीडिएट आंसर हमें देखने को नहीं मिलता है कि कोई सेंटर ऑफ पावर रहा होगा, कोई ऐसा एक बड़ा बिल्डिंग मिलता जिसको हम लोग कहते कि हाँ ये रूलर के रहने का जगह रहा होगा। कोई लार्ज बिल्डिंग नहीं मिला है, लेकिन एक लार्ज बिल्डिंग मोहनजोदाड़ो में मिला है जिसको पैलेस के रूप में आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। इसके अलावा कोई और स्पष्ट प्रमाण देखने को नहीं मिलता। एक स्टोन स्टैच्यू मिला है जिसको प्रेस्ट किंग की तरह हम लेवल कर सकते हैं, क्योंकि हमें जानकारी है मेसोपोटामिया में प्रेस्ट किंग हुआ करते थे, और ऐसी ही मूर्ति यहाँ मिली है, तो शायद से ये प्रेस्ट किंग रहे होंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी प्रेस्ट किंग का कॉन्सेप्ट रहा होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन स्पष्ट कुछ भी नहीं है। जो भी अगर रिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, कोई बहुत अच्छे से उसको हम समझ नहीं पाते हैं कि ये जो रिचुअल प्रैक्टिस रहा होगा, रिलीजियस फंक्शन रहा होगा, तो जो रिलीजियस फंक्शन को परफॉर्म करता होगा वही पॉलिटिकल पावर भी गेन कर कंट्रोल करता होगा, ऐसा कोई प्रमाण, कोई प्रूफ देखने को नहीं मिलता है। केवल हम इनको देख करके इन्फ्रेंस ही निकाल सकते हैं। कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका ये मत है कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर नहीं था। उनका ऐसा मानना है कि एवरीवन एंजॉयड इक्वल स्टेटस, हर कोई, हर किसी को एक समान स्तर प्राप्त था। दूसरे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कहते हैं देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, एक कोई रूलर नहीं रहा होगा, बहुत सारे रूलर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मोहनजोदाड़ो का अलग रहा होगा, हड़प्पा का अलग रहा होगा, लोथल का अलग रहा होगा, छानोदुड़ो का अलग रहा होगा, ये मानना है कुछ इतिहासकारों का। लेकिन फिर और जो दूसरे लोग हैं, yet other argues that there was a single state given the similarity in artifacts, कहता है कि लेकिन कुछ लोगों का मानना है नहीं, कोई न कोई एक सिंगल स्टेट रहा होगा। इसी वजह से तो इन आर्टिफैक्ट्स में सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। जो प्लानिंग है सेटलमेंट्स का, उसमें सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है। द स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक साइज, जो 4:2:1 लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो जो मिल रहा है, ये सारी चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती है कि कोई न कोई एक सेंटर से इसको संचालित किया जाता होगा, तभी इतनी यूनिफॉर्मिटी पूरे में देखने को मिलती है। ऐसा जान पड़ता है ये जो लास्ट थ्योरी है वो ज़्यादा सुइटेबल है, ज़्यादा
समझ में आने लायक है कि हाँ, जो भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता होगा वो किसी एक जगह से लिया जाता होगा और सारी चीज़ों को कंट्रोल भी एक जगह से ही किया जाता होगा. दैट्स ऑल फॉर दिस आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 40 मिनट हुआ है, 5 मिनट और हम लोग दे सकते हैं और एक क्वेश्चन और कर सकते हैं. आइए आज का काम और थोड़ा आगे बढ़ाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पोर्शन नेक्स्ट पोर्शन से बनता है वो है, व्हाट आर द साइंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ इट्स डिक्लाइन. हड़प्पा सभ्यता की पतन होने का प्रमाण क्या है, चिन्ह क्या है, संकेत क्या है और किन कारणों से इस सभ्यता का पतन हुआ. तो इसका आंसर अगर हम देखें तो ऐसा जान पड़ता है कि 1800 BCE तक आते आते ऐसा कुछ एविडेंस मिलने लगे थे कि जो कुछ हड़प्पन साइट्स थे, जो मैच्योर्ड हड़प्पन साइट्स थे, 1800 BCE तक आते आते वो अबेंडन्ड हो गए थे, उन्हें छोड़ दिया गया था, जैसे चोलिस्तान का नाम है. इसी तरीके से कहता है कि एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट एरिया, नए सेटलमेंट एरिया में जनसंख्या का पलायन हो गया, जैसे आपको देखने को मिलता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो से बाद उधर गुजरात में भी लोथल इत्यादि जो जगह है, हरियाणा में बनावली, उधर उत्तर प्रदेश में राखीगढ़ी, इन सब को देखकर लगता है कि दूसरे एरिया में शायद से पॉपुलेशन का एक्सपेंशन हो गया होगा और हड़प्पा का जो साइट है वो अबेंडन कर दिया गया होगा. लेकिन जनाब, ये इतनी उन्नत सभ्यता, इसकी उन्नत कलाकृति, इसकी उतनी उन्नत कारीगरी, वो सब कहाँ चला गया, वो सब कैसे लोप हो गया. कहता है कि 1900 BCE के बाद भी कुछ जो हड़प्पन साइट्स हैं वो कंटिन्यू करते रहे, वो आगे जारी रहे. कहता है कि मटेरियल कल्चर्स है, शायद से जो उनका जो मटेरियल कल्चर है था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, वो डिसअपियर होने लगा. जो हमारे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे वो गायब हो गए. हमारा जो वेट्स, सील्स और स्पेशल बीड्स था वो गायब होने लगा. ये सारी चीज़ें गायब हो गई, इस वजह से ये सभ्यता, हाँ, हमारा जो राइटिंग था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन था, ये सब भी डिसअपियर होने लगा. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक जो फार फ्यूअर मटेरियल था, जो घटिया, उससे जो हमारे मैच्योर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो चीज़ें मिली थी, उन्नत किस्म की थी, उससे इंफीरियर चीज़ें बनने लगी थी और धीरे धीरे इस सभ्यता की जो सुपीरियरिटी थी वो गायब हो गई. हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डिटेरियोरेटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वेयर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड. अब इसके बाद की जो सभ्यता की चीज़ों को देखते हैं तो जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है वो विलुप्त तो होता नजर आया. जैसे बड़े बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर थे, है ना, वेयर हाउस और ग्रेट बाथ, ये सब भी गायब होते दिख रहे हैं. ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स, ये भी इंडिकेट करता है कि अब जो आर्टिफैक्ट्स बनने लगे या जो सेटलमेंट एरिया बनने लगा वो रूरल वे ऑफ लाइफ हो गया. इसको हम लेट हड़प्पन और सक्सेसर हड़प्पन कल्चर भी कह सकते हैं, जहाँ एक प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन था उससे अब अनप्लान्ड और रूरल सिविलाइजेशन आ गया. आश्चर्य की बात है, व्हाट ब्रॉट अबाउट दी चेंजेस, ये सारे चेंज, ये सारा परिवर्तन कैसे हुआ. क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ है कि क्या क्या इंडिकेशन है हड़प्पा की सभ्यता के पतन का. अब ये इतने सारे चेंज कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन इसके लिए दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है शायद से क्लाइमेटिक चेंज, डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड एंड शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर्स और ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, इसकी वजह से ये सभ्यता का पतन हो गया होगा.
हो सकता है इनमें से कुछ जो कारण है वो कुछ सर्टेन सेटलमेंट्स के लिए तो फिट बैठते हैं। चलिए कहीं एक एरिया में डिजर्टिफिकेशन हो गया तो वहाँ इस सभ्यता का पतन हो गया, लोग दूसरे जगह चले गए होंगे, दूसरे जगह माइग्रेट कर गए होंगे। लेकिन ये सारे के सारे सभ्यता केंद्रों के पतन को एक्सप्लेन नहीं करता। दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ इंटायर सिविलाइजेशन। ऐसा जान पड़ता है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट था। परहैप्स द हड़प्पन स्टेट केम टू एन एंड, जिसकी वजह से ये हड़प्पा के जो केंद्र हैं वो सब समाप्त हो गए। ये दिखता है हमें डिसअपियरेंस ऑफ सील क्राफ्ट्स, डिस्टिंक्ट बेट्स, पॉटरी, शिफ्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स से अब हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स की ओर शिफ्ट कर गए। तो ये सब इंडिकेट करता है कि इस सभ्यता का डिक्लाइन हुआ, कुछ एरिया जो है उसके अबेंडन कर दिए गए। धीरे 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 ये सभ्यता की सारी चीज़ें विलुप्त हो गई। ये रहस्य अभी भी रहस्य बना हुआ है इतिहासकारों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले दूसरे वीडियो में हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हड़प्पा की सभ्यता केंद्रों की खुदाई हुई, किन किन लोगों ने इसमें अहम भूमिका निभाई, किन लोगों ने क्या कौन कौन सा टेक्निक अपनाया, किन लोगों के पीरियड में ये रियल में सरफेस्ड हुआ, रियल में सामने आया, दुनिया के देशों को पता चला कि हमारा जो गंगा वैली सिविलाइजेशन है वही हमारा एंशियंट सिविलाइजेशन नहीं है, बल्कि उससे बहुत 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 पहले की जो सभ्यता है और फार फार बेटर सिविलाइजेशन है वो हमारी सभ्यता है। इसको हम लोग कल देखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इससे बंद नहीं होता है। फिर से आप इसको क्यों टच कर रहे हैं? जब बोला कि वो टच करने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा माउस से करिए। अच्छा, माउस से इसको। अच्छा।